हमारा जो महामंत्र है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः ही है। हमने तो प्रारंभ से ही, वेदों ने प्रारंभ से ही जो एक अपनी जो एक इच्छा रखी है वो यही रखी है कि सभी सुखी रहें और कोई भी दुखी व्यक्ति जो है वो ना रहे। तो इसी भावना के साथ चलते रहे हैं, लेकिन समय बदलता है और वैसे भी ये संसार एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी सुखी रहें, ऐसी आशा अवश्य की जा सकती है, ऐसी प्रार्थना भी अवश्य की जा सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वेदना से ही संसार उत्पन्न हुआ है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे जो राग और द्वेष है, हमारा जो राग और द्वेष है वही हमारे इस जन्म मरण का निश्चित रूप से कारण है। तो जब तक राग और द्वेष रहेंगे तब तक हम इस संसार में आएंगे, और जब हम इस संसार में आएंगे तो हम जब से जन्म लेते हैं तभी से हम वेदना से ग्रस्त होते हैं। वेदना पूर्वक ही जन्म लेते हैं। माता को भी वेदना होती है और बालक को भी वेदना होती है जिस समय वो इस संसार में आता है। और हम मानते हैं, हम सत्कार्यवाद को मानने वाले लोग जो हैं वो ये जानते हैं कि जो कारण में रहता है वो कार्य में भी वही रहता है। तो कारण में जिसके वेदना है, ऐसे संसार में कार्य में भी वेदना का होना स्वाभाविक है। लेकिन आस्तिकता ये कहती है कि वेदना है, सही है, लेकिन उस वेदना को हमें किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उसका सामना करना है और किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखना है, संरक्षित होकर चलना है, दूसरों की भी सुरक्षा करनी है और अपनी भी सुरक्षा करनी है। आज इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो विकराल हमारे सामने समस्या खड़ी है वो है कोरोना की समस्या। ये जो कोविड है, आप जानते हैं, ये वायरस है। और मैं यहाँ पर छोटी छोटी बातों से थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक प्रारंभिक ज्ञान की तरह थोड़ी सी एक बात आपसे मैं करना चाहूंगी। क्यों मुश्किल आ रही है हमको ये इसको हैंडल करने में? क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी बायोलॉजी में डीएनए होता है, और डीएनए ही जो है हमारी जेनेटिक्स है, हमारे जीन्स में आता है। लेकिन ये जो वायरस है ये डीएनए से अटैच ना होकर आरएनए से अटैच है। एक्चुअली डीएनए की जो डबल स्ट्रिंग्स होती हैं उनमें से एक स्ट्रिंग जो है, अगर एक ही स्ट्रिंग रहती है तो वो आरएनए कहलाता है। अब हम जो इस कोरोना के लिए टेस्ट करते हैं, जो पता लगाते हैं, वो आरटीपीसीआर है। तो सबसे पहले तो हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी कि आरटीपीसीआर हमको कब कराना चाहिए, क्योंकि पहले ऐसा था कि आप जब फीवर हो गया उसके 5वें छठे दिन टेस्ट करवाया जाता था और टेस्ट रिजल्ट के आधार पर ही हम काम करते थे आगे। लेकिन ये समय ऐसा आ गया है और ये जो नया स्ट्रेन इस समय है जो बहुत ही खतरनाक है, वो स्ट्रेन क्या है कि वो जिस समय हमें सबसे पहला काम जो ये करना है कि कोई भी एक सिम्टम आता है, कोई भी एक, क्योंकि इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स कोई भी अभी तक पता नहीं है। किसी में किस तरीके से ये अपने आप को परिलक्षित कर रहा है, दूसरे में दूसरे तरीके से ये अपने आप को परिलक्षित करता है। इन लक्षणों में तीव्र शिराशूल यानी एक्यूट हेडेक, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस यानी कि जो आंखों में जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाना, हमारा जो आईज है वहां पर इन्फ्लामेशन मिलना, आंखें चिपकने लगती हैं, कंजक्टिवाइटिस हम सब जानते हैं, उसका हो जाना। इसके अलावा लूज मोशन हो जाना, फीवर होना, और ये सब कुछ भी नहीं है लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा फटीग फील होना, वो थकान जो कि हमारे काम से मैच नहीं कर रही है। हमने कोई काम नहीं किया है, हम अपने नॉर्मल रूटीन काम कर रहे हैं और उसमें भी हमको बहुत थकान हो रही है,
तो ये मात्र ये भी एक लक्षण इस कोरोना का हो सकता है। तो सबसे पहला काम ये है कि कोई एक पहला लक्षण, चाहे एक माइल्ड सा कोल्ड हो या थोड़ी सी गले में हल्की सी इरिटेशन हो, हल्का सा पेन हो, दूर कहीं जाकर पेन फील होता हो, इतना भी अगर हमें मिल रहा है तो हमें सबसे पहला काम करना है कि उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को आइसोलेट कर देना है। यानी कि उसको, उसके सभी कपड़े और सब कुछ अलग रख देना है और उसको रूम से बाहर नहीं आना है। हमें उसको सारा कुछ उसके रूम के बाहर रख देना है और वो पेशेंट अपने आप उसको उठाकर अंदर ले लेगा। जब भी उस रूम से बाहर कोई भी चीज आएगी, हम उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद भी जब हम उसको धो देते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके बाद फिर से अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे और धोएंगे। ये पहला काम है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम 4 दिन तक इंतजार करेंगे कि हम आरटीपीसीआर कराएंगे, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी और फिर हम उसके बाद आइसोलेट होंगे। ऐसा करने में जो 4 दिन बीत गए, उन 4 दिन में वो पेशेंट जो है वो घर के अंदर भी घूम रहा है, सारे लोगों से भी, अपने घर के लोगों से मिल रहा है और बाहर भी जाकर लोगों से मिल रहा है। ऐसे में क्या है कि वो स्प्रेड कर रहा है और उसको पता भी नहीं है कि वो स्प्रेड कर रहा है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस समय इस ट्रेंड के साथ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात है। ये जो ट्रांसक्रिप्शन, इसमें जो आरटीपीसीआर है, इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, यानी कि जो डीएनए है उसको ब्रेक करते हैं, उसकी 2 स्ट्रिंग्स को ब्रेक करते हैं, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो डीएनए आरएनए में चेंज होता है और इसके अंदर हमें आरएनए को डीएनए में चेंज करना है, बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करनी है। अगर हम नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन करें, डीएनए को आरएनए में चेंज करना है, तो फिर तो हम ब्रेक कर देते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये वायरस आरएनए से अटैच्ड है, तो हम इसको डीएनए में पहले कन्वर्ट करती है मशीन और फिर वो टेस्ट करती है और वही चेन रिएक्शन जो है वो आरटीपीसीआर कहलाता है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसमें चेन में क्या होता है कि हम हमेशा अपना जो आरटीपीसीआर कराते हैं उसमें 2-3, उसमें हम देखते हैं कि हमारी सीटी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये जो सीटी वैल्यू है, वैसे हो सकता है बहुत सारे लोग आप जानते भी हों, लेकिन मैं क्योंकि बता रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि सीटी वैल्यू जो है वो साइक्लिक थ्रेशोल्ड को कहते हैं। यानी कितने थ्रेशोल्ड पे ये जो हमने साइक्लिक चेन बनाई है, ये जो गोल गोल घूमता है, उसके अंदर जाता है मशीन के अंदर, जब हमारा सलाइवा और हमारे नेक से, सॉरी, थ्रोट से जो लिया जाता है और नोज से जो लिया जाता है, ये सलाइवा जब जाता है उस मशीन में और वो बहुत सारा रोटेशन करती है सो दैट कि वो डीएनए में कन्वर्ट हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो। तो उस समय जितने उसको साइकिल्स लगते हैं, वही साइक्लिक थ्रेशोल्ड कहा जाता है कि जितने पे उसको वो डिटेक्ट कर पाता है वो साइक्लिक थ्रेशोल्ड कहा जाता है। तो उसकी एक लिमिट रखती है साइंटिस्ट ने, 35। अब जिसका जितनी जल्दी, जितनी कम रोटेशंस में वो डिटेक्ट हो जाता है, इसका मतलब है कि वायरस लोड उतना ही ज्यादा है। ठीक है ना। इसी आधार पर जब साइक्लिक सीटी वैल्यू जो है, इसके एक कैटेगराइजेशन किया गया कि जो 12 से नीचे हैं वो बहुत सीवियर हैं, 12 से 20 तक जो है वो मॉडरेट हैं, मतलब, और 20 से ऊपर जो है वो माइल्ड में आते हैं। ऐसा एक रफ कैटेगराइजेशन किया गया। हालांकि ये कभी भी इस चीज का डेफिनेट सबूत नहीं है, डेफिनेट एविडेंस नहीं है। इसको कभी भी प्रोग्नोसिस नहीं मानना चाहिए कि क्योंकि थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो 20 से ज्यादा है या 30 के आसपास है तो ये वायरल लोड कम है और कम ही रहेगा। क्योंकि इसकी सबसे बुरी बात ये है इस वायरस की कि ये कब मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, जब तक ये बॉडी में है तब तक एनी टाइम इट में प्रोग्रेस। और ये जो सीटी वैल्यू हम कर रहे हैं, ये पर्टिकुलरली केवल उसी पॉइंट की वैल्यू है जिस पॉइंट पे हमने वो सैंपल लिया है और उसको टेस्ट किया है। केवल उस मूवमेंट, उस टाइम पे कितना वायरल लोड था, सिर्फ उसको बताता है। आगे चलकर वो बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि वो आगे चल के बढ़ नहीं सकता या आगे चल के वो उससे कम नहीं हो सकता। दोनों ही सिचुएशंस आ सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द
immunity of the body and depending upon the reaction of the body against the virus. ठीक है, तो ये तो थी एक नॉर्मल सी बात थी. अब जो पल्सो ऑक्सीमीटर है, मैं उस बात पे भी आऊंगी कि सुरक्षा उपाय कैसे करना है, क्या चीजें हमें घर में इस्तेमाल होनी है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि हम रोजमर्रा में यूज कर रहे हैं और इनके बारे में भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कब किस लेवल पर हम जो है हॉस्पिटल का मुंह देखें या क्या क्या उपाय हम उससे पहले कर सकते हैं. क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेडिकल फैटर्निटी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड इस टाइम है. तो पल्स ऑक्सीमीटर, जो पल्स ऑक्सीमीटर है हमारे सबके, आपके सबके घर में अब तो शायद घर घर में वो आ ही गया है. और यदि बाई चांस किसी के घर में नहीं है तो मेरा अनुरोध है कि उसे अपने घर में रख जरूर लें. उसकी न आवश्यकता पड़े ऐसी ईश्वर से बहुत प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है कि प्रार्थना ईश्वर के आगे है कि ऐसा कभी ना हो. लेकिन फिर भी आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए पल्सो ऑक्सीमीटर अपने घर में रखना बहुत जरूरी है. इसमें राइट हैंड से जो व्यक्ति जिस हाथ से काम करता है, जैसे राइट हैंड वाला जो व्यक्ति है उसको राइट हैंड वाली देखनी चाहिए, और लेफ्ट हैंड वाला जो व्यक्ति जो लेफ्ट हैंड से काम करता है उसको लेफ्ट हैंड वाला उसमें देखना चाहिए. और जो राइट हैंड वाला व्यक्ति है वो फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर या फर्स्ट फिंगर हम जिसको कहते हैं, उसको हम ऑक्सीमीटर में डालते हैं और उससे अपना जो है वो देखते हैं कि कितना सैचुरेशन है. इसको जो है सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन कहा जाता है, SpO2. और इसकी जो वैल्यू है वो 94 से ज्यादा होनी चाहिए. अगर 94 से कम जा रही है तो उसमें हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की आवश्यकता जरूर है. और इसके अलावा जो पल्स रेट है, पल्स रेट भी इसके अंदर आपको 3 चीजें, पल्सो ऑक्सीमीटर अगर अभी किसी के पास है तो वो दिखा सकते हैं. मैं अभी मेरा पल्स ऑक्सीमीटर थोड़ा बिजी है अभी, तो उसमें 3 चीजें दिखाई देती हैं. एक तो आपको SpO2, वो जो सबको दिख जाता है कि कितनी ऑक्सीजन है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है, और कितनी पल्स है ना. तो ये जो पल्स है, ये पल्स 60 to 90 जो पल्स है वो नॉर्मल पल्स मानी जाती है. उसमें हमें किसी भी प्रकार का डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है. इसके अलावा एक छोटा सा, ये जो 2 चीजें तो बहुत बड़ी बड़ी लिखी हुई होती हैं पल्सो ऑक्सीमीटर में, लेकिन एक छोटी सी चीज लिखी हुई होती है इस पल्सो ऑक्सीमीटर में जिसकी PI लिखा होता है. तो ये जो PI है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए देखना जिनमें डायबिटीज है या और कोई कोमॉर्बिडिटी है जिसमें उनके जो नर्व्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं. जैसे हाइपरटेंसिव भी पेशेंट है. ज्यादातर जो कोमॉर्बिडिटी मिलती है वो कोमॉर्बिडिटी क्या मिलती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से यानी हार्ट से रिलेटेड है, डायबिटीज है, या फिर हाइपरटेंशन भी हार्ट से ही रिलेटेड एक प्रॉब्लम है. तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स मिलती हैं उसके अंदर PI को देखना बहुत जरूरी है. इस PI का मतलब क्या है, परफ्यूजन इंडेक्स वैल्यू. ठीक है, परफ्यूजन इंडेक्स वैल्यू. परफ्यूजन इंडेक्स वैल्यू किसको कहते हैं, वो उसको कहते हैं कि ठीक है ऑक्सीजन लेवल तो अच्छा है, 97 आ रहा है, 98 आ रहा है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, पल्स भी 70 है, बढ़िया है, लेकिन PI जो है वो 0.5 से नीचे नहीं होना चाहिए. PI 0.5 से नीचे नहीं होना चाहिए. ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि बॉडी में ऑक्सीजन है लेकिन वो लास्ट सेल तक पहुंच रही है कि नहीं. हमारी उंगली है, उंगली के आखिरी पोर तक, अगर नेल तक वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इस बात को इंडिकेशन करने वाला ये परफ्यूजन इंडेक्स होता है. अगर आप इसमें कुछ भी क्लैरिफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ. तो इसमें हमें वैल्यूज देख लेनी चाहिए कि 0.5 से नीचे नहीं होनी चाहिए PI वैल्यू. ऑक्सीजन मोर देन 94, पल्स रेट इन बिटवीन 60 to 90, और परफ्यूजन इंडेक्स 2 से 30 तक होता है, लेकिन
ये 0.5 से कम नहीं होना चाहिए। 2 से 30 तक परफ्यूजन इंडेक्स वैल्यू आ सकती है, लेकिन 0.5 से अगर नीचे जाती है तो तब हमारे लिए ये चिंता का विषय बन जाता है। अब ये तो रही हमारे सजग रहने की बात और हमारे टेस्ट करवाने की बात। टेस्ट को हम चौथे या 5वें दिन सिम्टम आने के करवा सकते हैं और उससे हमें उसका पॉजिटिव होना या नेगेटिव होने का पता चल सकता है। अब इसमें एक बात और है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पता ना चले और नेगेटिव आ जाए, लेकिन उसके बाद भी यदि सिम्टम्स हैं तो वो सिम्टम्स जब तक नहीं चले जाते तब तक भी उसे आइसोलेट ही रखना है पेशेंट को, और सिम्टम जाने के भी 1 हफ्ते बाद तक आइसोलेशन में ही रखना है। इन चीजों का ध्यान जरूर रखना है। दूसरी बात, जो मैकेनिकल चीजें हैं वो सब जानते हैं, उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि मास्क का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है और सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड ही करना है। बाहर सिर्फ तभी निकलना है जब उसके बाहर जाए बिना कोई काम ना बन रहा हो, तभी बाहर जाना चाहिए, अदरवाइज बाहर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। दूरी बना के रखनी है, ये सब हमको मालूम है। अब रही बात कि संरक्षण कैसे होता है। अब संरक्षण की जहां तक बात है तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा बोला गया कि आयुर्वेद का ये काढ़ा है, इसे पियो जल्दी से इम्यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो ग्रेजुअली बॉडी में आती है। अभी के लिए हम जो है हमारे देश में तो वैसे भी उन सब हर्ब्स का प्रयोग होता ही रहता है, लेकिन हमको जो करना है वो क्या करना है कि जस्ट अ मिनट, सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ जी, तो जो हमें इसमें देखना है कि हमारे घर में हम क्या क्या, सबसे पहली बात है कि हमें अपना जो टाइम टेबल है उसको रेगुलेट करना है। यानी कि हमारे सुबह जागने का समय और सोने का समय और जो भी हम खान पान लेते हैं उसका समय निश्चित होना चाहिए। अगर हमारी दिनचर्या निश्चित नहीं होती है, हमारे सोने का टाइम निश्चित नहीं होता है, हम दिन में 5 या 4-5 घंटे ही सो रहे हैं, तो स्लीप डिप्राइवेशन भी इम्यूनिटी को कम करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और अगर आहार जो हमें लेना है, जनपदोध्वंस है, इसे हम जनपदोध्वंस कहते हैं आयुर्वेद में। तो ये जो जनपदोध्वंस है, इसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की है कि हमारी बॉडी में शुद्धि होती रहनी चाहिए। यानी कि हमें ऐसे पदार्थ नहीं खाने हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन करने वाले हो, मल को बांधने वाले हो, इस तरीके का आहार नहीं करना चाहिए। इस समय में कैसा आहार लेना है, जो सुपाच्य हो, जल्दी पच जाए, लघु हो, हल्का हो, जिससे कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज्यादा वर्कलोड ना आए, और लिक्विड हो, क्योंकि जो द्रव पदार्थ होते हैं, जो लिक्विड होता है उसके अंदर जलीय जो तत्व है उसकी प्रधानता रहती है। और जलीय प्रधानता रहने का मतलब है कि ऑक्सीजन भी ज्यादा मिलती है हमको, क्योंकि हमें मालूम है कि पानी जो है वो H2O है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला हुआ एक मॉलिक्यूल है। तो इसलिए जल का और जलीय जो पदार्थ है, जैसे कि फ्रूट्स हैं, जैसे कि मौसमी है या संतरा है या कीनू है, अनार है, ये सारे जो जूस वाले, अंगूर है, जो जूस वाले हैं, जो द्रव्य, और इन सब का जो सेवन है वो हमारे अंदर एक तो हमारी जो द्रव पदार्थ है उसकी भी पूर्ति करता रहता है, हाइड्रेशन को भी पुष्ट करता रहता है, हाइड्रेटेड रहती है बॉडी हमारी। दूसरी बात है कि हमारी बॉडी को उनको डाइजेस्ट करना भी आसान होता है। इस समय में तले हुए पदार्थ, भारी पदार्थ, मैदे से बने हुए पदार्थ, ये सबको अवॉइड करना चाहिए। पहली चीज, टाइम रेगुलेटेड होना चाहिए। बहुत देर तक भूखे रहना गलत है। सुबह 7 से 8 के बीच में ब्रेकफास्ट, दोपहर में 1 से 2 के बीच में लंच,
और रात को भी 6 से 7 से 8 के बीच में डिनर कर लेना चाहिए। और क्योंकि बाहर जाना नहीं है, इसलिए डिनर के बाद कम से कम 20 मिनट तक घर के अंदर ही वॉक कर लेनी चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा उपाय रहता है जो किया हुआ भोजन है उसके डाइजेस्ट होने का। इसमें एक और चीज है जो कि आंवला। हम कहते हैं कि जो भी पेशेंट है, कोरोना का पेशेंट है या कोरोना का पेशेंट नहीं है, हमें सुरक्षित रहना है, सुरक्षित रहना है, तो उसमें विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी विटामिन है। पर उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो बॉडी में स्टोर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन खा लिया वो स्टोर हो गया, वो स्टोर नहीं रहता है, वो लेते रहते हैं और वो एक्सक्रीट भी होता रहता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि एक आंवला, प्रतिदिन एक आंवला लेते हैं, एक आंवले में कम से कम 7 नींबुओं जितना विटामिन सी होता है, और उस आंवले को आप किसी भी स्वरूप में ले सकते हैं। बेस्ट रहता है कि वो कच्चा लिया जाए और फिर उसे घर में थोड़ा सा स्टीम बॉईल कर लिया जाए तो उसे खाया जाए, क्योंकि जो मुरब्बा इत्यादि है उनमें फिर सिंथेटिक होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो हमारे जो गला है उसको तंग कर सकते हैं, उसको इरिटेट कर सकते हैं, जो कि इस समय हमें गले को इरिटेट करने वाली कोई चीजें नहीं लेनी है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है आंवला, जिसमें एक आंवला प्रतिदिन लेना चाहिए। और आंवला को रिजुविनेटरी ड्रग भी कहा गया है, यानी रसायन भी कहा गया है। तो एक आंवला हर रोज, यहाँ तक कि अगर आपको फ्रेश नहीं मिल पा रहा है, मार्केट भी नहीं जाना है, सूखा आंवला हमारे घर में रखता है, तो सूखे आंवले के भी छोटे छोटे 4 पीसेस हम पानी से निकल सकते हैं, है ना। इसके अलावा घर में जो तुलसी है, तुलसी का प्रयोग हर रोज 4 या 5 पत्ते तुलसी के हर रोज जो है वो सुबह एम्प्टी स्टमक हम पानी से ले सकते हैं। इसको, तुलसी को चबाना भी नहीं रहता है, आप जानते हैं। और इसको जो है, ये जो बहुत तरीके के ये डाबर के तुलसी ड्रॉप और इसके तुलसी ड्रॉप, उन सबका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। एक्चुअल तुलसी तुलसी हम सबके घर में सामान्यतः पाई ही जाती है, मिलती ही है। हम उसके 5 पत्ते सुबह तोड़े, नहा धोकर, ऑब्वियसली तुलसी को हम बिना नहाए हाथ नहीं लगाते, तो नहा धोकर हम अपनी तुलसी को प्रणाम भी करते हैं। और उसके बाद उनका एक जो है 4 या 5 पत्ते, छोटे से छोटे छोटे 4-5 पत्ते लेते हैं और सुबह रोज उसको पानी से हम एम्प्टी स्टमक पी जाते हैं, तो वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा हमारे घर में काली मिर्च रहती है, पिपली रहती है जो हमारे मसालों में पड़ती है। तो काली मिर्च, पिपली और सौंठ, सौंठ भी, शुंठी भी जिसे कहा जाता है, सौंठ है, इन सब का बराबर बराबर ले लीजिए, 5-5 ग्राम ले लीजिए, 2-2 ग्राम ले लीजिए, काफी पाउडर बना लेना है। और इस पूरे पाउडर को हम कहते हैं त्रिकटु, ठीक है। इस त्रिकटु का प्रयोग 2-2 चुटकी कर सकते हैं दाल में। अपनी जो 1 कटोरी दाल है उसमें 2 चुटकी पर आप त्रिकटु डाल दीजिए ऊपर से, और फिर उसका सेवन करें। ये गले को भी साफ रखती है, ये कोल्ड कफ भी नहीं होने देती है, सीजनल कोल्ड कफ भी जो है इससे कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इस समय में तो हमें आवश्यकता है। इस त्रिकटु की 1 चुटकी आप अपनी चाय में भी डालकर पी सकते हैं, और दिन में जो 2 बार चाय पीते हैं तो उन दोनों बार उसमें 1-1 चुटकी आप त्रिकटु डालकर पी सकते हैं। इसके अलावा जो घर में चीजें हैं वो बहुत उपयोगी हैं, जैसे मतलब ये तो मैंने बता दिया। इसके अलावा सभी लोग जो हैं वो गुड़ूची, गिलोय अगर हमें ये बेल के रूप में आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसका एक इतना सा, यानी कि इसका लगभग 5 इंच का एक टुकड़ा जो है वो यदि मिल जाए, उसको थोड़ा सा प्रेस दबाइए और उसका काढ़ा बना लीजिए और वो सुबह शाम कीजिए, तो वो भी अच्छा है। लेकिन अगर गुरुची
नहीं मिल पाती है इस तरह से और बाहर जाके ले, तो मार्केट में भी जो गिलोय स्वरस आ रहे हैं, अच्छी कंपनी का, रॉयल कंपनी है एक, उसका भी गिलोय स्वरस आप ले सकते हैं। तो गिलोय स्वरस जो आप लेते हैं वो भी ले सकते हैं। और दूसरी बात, गिलोय से संबंधित गुरुची से बनी हुई जो है एक वटिया है, जिससे कि गुरुच्यादि घनवटी भी कहा गया है या संशमनी वटी भी कहा गया है। इसकी भी 2-2 गोलियां दिन में 2 बार आप लोग, हम लोग ले सकते हैं, जो कि जिसमें कि गुरुची रहती है। गुरुची जो है वो ज्वर हर भी होती है और पित्त शामक भी होती है। इसलिए ज्वर को ना होने देने में और शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाने में, व्याधि क्षमत्व बल को बढ़ाने में गुरुची का बहुत बड़ा एक रोल होता है। इसके अलावा जो भी पानी हम पिए वो थोड़ा सा ल्यूक वार्म पानी और बहुत सारा पानी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत सारा पानी हमें पीना चाहिए। दिन में 2 से 3 बार आप स्टीम जरूर लें, चाहे कोई प्रॉब्लम है चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। संरक्षण के ये उपाय हैं। और इस उपाय में क्या है, आपने अगर स्टीम लेना है तो स्टीम लेने के लिए स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पतीले में भी हम बॉईल कर सकते हैं। और भी नहीं है तो हम अपना कुकर रख सकते हैं, कुकर की ऊपर से सीटी उतार दीजिए, उसमें कोई भी पाइप डाल लीजिए और उससे फिर जो स्टीम निकल रही है उस स्टीम को हम अपने नोज से इनहेल कर सकते हैं। पानी में क्या मिलाएं, पानी में पुदीना घर में जो पड़ा होता है, पुदीने के कुछ पत्ते जो हैं क्रश करके पानी में उबाल लीजिए और उसी गर्म पानी की भाप आप ले लीजिए। उसकी स्टीम दिन में 2 बार हर रोज, चाहे कोई प्रॉब्लम है चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर रोज वो लेनी चाहिए। इसके अलावा एक जो बताई गई है वो है गंडूश करना। गंडूश क्या होता है कि हम अपना मुख शुद्धि करते हैं, ठीक है। मुख शुद्धि के लिए हमें किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, लौंग का प्रयोग कर सकते हैं। लवंग जो है वो वैसे भी दांतों के लिए भी अच्छा होता है, आपको मालूम है, तो लवंग का प्रयोग कर सकते हैं। तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लवंग को क्या करते हैं, लौंग को हम आ, आ, जो है बॉयल कर लेते हैं एक उसमें, और उसके बाद हम उसका मुंह में भर लेते हैं, उतना भरते हैं जितने में कि मुंह पूरा भर जाए। इस तरह से पूरा भरने के बाद हम स्थिर रखते हैं। कब तक पूरा भरने के बाद स्थिर रखते हैं, जब तक आंख से पानी ना आ जाए। ब्रश करने के बाद हम ये जो लवंग है इसको हम गंडूश कहते हैं, इसका गंडूश करते हैं तो मुख के अंदर मुख की शुद्धि होती है और मुख में रहने वाले जो भी जर्म्स हैं या जो भी अंदर जाने का प्रयास कर रहे होते हैं उससे हमें राहत मिलती है। इसके अलावा जो नस्य का एक प्रयोग है, नासा दोनों नॉस्ट्रिल्स में, अणु तेल मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन अणु तेल लेने नहीं जाना चाहते हैं तो घर में बादाम रोगन या बादाम का तेल पड़ा हुआ होता है, वो भी नहीं पड़ा होता है तो हम अपने घर में बना हुआ जो घी है उसकी एक एक ड्रॉप जो है रात को सोने से पहले अपने दोनों नॉस्ट्रिल में, अपने नाक को इस तरीके से आप मसाज करेंगे, अपने आप से अपने हाथों से इस तरीके से आप मसाज करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये गर्म ना हो जाए। आपके हाथ की गर्मी से जब ये गर्म हो जाता है उसके बाद इस एंगल पे रखेंगे और एक एक बूंद दोनों नॉस्ट्रिल में डाल के कुछ देर के लिए अपने सिर को एकदम सीधा रखेंगे, इसी पोजीशन में रखेंगे और उसके बाद आप सो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले आप रात का ब्रश और वो सब कर चुके हैं। तो इससे भी जो नॉस्ट्रिल्स में रहने वाले कोई भी जो हमारे कुछ भी ऐसे एजेंट्स हैं जो नाक को परेशान कर सकते हैं, गले को परेशान कर सकते हैं, उन सब से हमको जो है हम बच सकते हैं। इसके अलावा जिंक की जरूरत यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अगर किसी को कोरोना हो ही जाता है तो मल्टीविटामिन्स में भी जहाँ पे जिंक जिसमें ज्यादा हो उसका प्रयोग करना चाहिए। विटामिन सी का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, कम से कम 500 mg की 2 टैबलेट यानी 1000 mg विटामिन सी लेना है। इसके अलावा आंवला, मौसमी, संतरा ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और बहुत बार गर्म पानी भी हमको पीना है। इसमें मैं एक चीज आपको ये बताना चाहती हूँ
कि जो एक तो च्यवनप्राश है जो हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा आयुष मंत्रालय ने भी इसको काफी प्रमोट किया कि आप जो है वो च्यवनप्राश खाइए और ऐसा कीजिए। अच्छा है च्यवनप्राश, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आई वुड सजेस्ट एक योग आता है दशमूल हरित की। दशमूल हरित की ये भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, आयुर्वेद की किसी भी शॉप से आपको दशमूल हरित की अवेलेबल हो जाती है। इसका 1 चम्मच जो है सुबह आप जो है खाली पेट 1 चम्मच दशमूल हरित की लीजिए। ये ना केवल इम्यूनिटी को अच्छा करता है, बहुत सारे कोल्ड कफ और जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी दूर करता है, और हरित की होने के कारण ये शोधक भी होता है। इसके अलावा दूध में हल्दी डालना, हल्दी का प्रयोग हमारे यहाँ पर किया ही जाता है, हल्दी हम प्रयोग में लाते ही हैं, तो दूध में हल्दी डालकर पी सकते हैं। किसी को दूध में हल्दी गर्मी कर रही है ऐसा फील होता है, तो हरिद्राखंड नाम से एक औषधि आती है, हरिद्राखंड नाम से, वो ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसका भी 1 चम्मच आप दूध के साथ में या दूध में घोलकर ले सकते हैं। तो इस तरह, और पुदीना हमारे लिए बहुत काम की चीज होती है। इसके अलावा लवंग हमारे लिए काम की चीज होती है। किसी को मान लीजिए ऑक्सीजन लेवल्स जो है गड़बड़ा रहे हैं, थोड़ा परेशान कर रहे हैं, तो सब लोग जानते हैं प्राणायाम सब कर ही रहे होंगे आप लोग। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको रोज करनी है, प्राणायाम रोज करना है। लेकिन उसके बाद भी अगर ऑक्सीजन लेवल्स कहीं कम दिखाई दे रहे हैं, तो घर में पूजा करते हैं तो कपूर होता है, मैं समझती हूँ कपूर सबके घर में मिल जाता है, हम पूजा करने वाले लोगों के घर में जरूर मिल जाता है। कपूर की एक टिकिया लीजिए और लवंग के 4-5 दाने लीजिए। एक पतला सा पेपर कपड़ा लीजिए, मखमल का या किसी चीज का, जो बहुत झीना सा कपड़ा हो, उसके अंदर उसे थोड़ा सा हल्का सा गीला करके उसमें ये लौंग और कपूर रख लीजिए और फिर उसको इनहेल कीजिए। तो उससे भी जो हमारे लंग्स हैं वो क्लियर होते हैं। वैसे वो हम रोज 2 बार दिन में प्रिकॉशनरी मेजर संरक्षण के लिए भी इसको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको 3 चीजें, मतलब आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद के अनुसार ये जो ज्वर है, ये जो जिस बीमारी का हम सामना कर रहे हैं, मैं विकास जी से अनुरोध करूंगी कि यदि ये लंबा हो रहा हो तो मुझे जरा प्लीज बीच में बता हम दीजिएगा। 5 तो और 7 मिनट आप ले सकते हैं, कंक्लूड करना है। हाँ, क्योंकि क्या है कि विषय काफी विस्तृत है जी। और बताने के लिए बड़ी सारी चीजें भी कुछ हैं। लोगों के प्रश्नोत्तर भी रहेंगे तो उसमें भी हाँ समय लगेगा, तो हम जी जी 5 मिनट जी और जी, में कंक्लूड मैं कर बस सकते 5 मिनट, हाँ मैंने इसीलिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बोलते बोलते मेरे समय का ध्यान ना रहे, तो इसलिए मैंने आपको अनुरोध किया कि आप मुझे रोक दीजिएगा। तो हैं। 5 मिनट और आप। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। तो मैं ये कह रही थी कि आयुर्वेद है, उसके अंदर इस जिस तरीके के लक्षण इसमें पाए जा रहे हैं, उन लक्षणों को देखते हुए ये विषम ज्वर की श्रेणी में आता है। विषम का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई पैटर्न नहीं, पैटर्न लेस है ये। किसी को हाई ग्रेड फीवर होता है, किसी को बिल्कुल लो ग्रेड फीवर होता है, किसी को सुबह होता है, किसी को शाम होता है, किसी को रात में होता है। तो और कोई पैटर्न नहीं है, किसी को खाना खाने के बाद होना है कि पहले होना है, कब कहाँ कैसे होना है उसके बारे में, किसी को सर्दी लग के होता है, किसी को बिना सर्दी के होता है। तो सारी ये जो चीजें हैं, ये सारी की सारी विषम है, इसमें कहीं पे भी कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, इसके किसी भी लक्षण में कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो जब किसी चीज में कोई पैटर्न नहीं मिलता तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको विषम कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको जो श्रेणी में रखा गया है वो है विषम ज्वर। अब विषम ज्वर या ज्वर जो है वो रोग का पर्याय है, एक्चुअली ज्वर सिर्फ फीवर का नाम नहीं है, ज्वर रोग का भी एक पर्याय है। तो ये रोग ही विषम है। अब किसी भी रोग में, चाहे वो विषम हो, सम हो, जैसा भी हो, किसी भी रोग में 3 प्रकार की चिकित्सा आयुर्वेद बताता है। 1 इज युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, ठीक है। सेकंड इज सत्वावजय। थर्ड इज दैव व्यपाश्रय चिकित्सा। तो इसमें, इस व्याधि में भी तीनों का योग है।
युक्ति व्यपाश्रय तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आहार कैसा होना चाहिए, लघु हो, सुपाच्य हो, ऐसा हो वैसा हो, और समयबद्ध हो। नियम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, निद्रा का भी और आहार का भी और ब्रह्मचर्य का भी। इस समय में ब्रह्मचर्य का पालन करना उत्तम रहता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य हमारे जीवन के 3 उपस्तंभ हैं। यही हमारे जीवन को रेगुलेट करते हैं, इसलिए इनका रेगुलेट होना इस टाइम पे और ज्यादा जरूरी है। वैसे हमेशा जरूरी है, लेकिन इस समय में पर्टिकुलरली अनुशासन अति अनिवार्य है। इसके बाद जब युक्ति व्यपाश्रय में आता है औषधि और आहार, जिसकी मैंने बात की, दूसरा आ गया सत्वावजय। सत्वावजय का मतलब है काउंसलिंग, यानी कि हर हाल में हमें एक दूसरे का भी जो है पॉजिटिविटी को बनाए रखना है, अच्छी बातें करनी है, एक दूसरे को मेंटली सपोर्ट करना है, मॉरल सपोर्ट करना है, मोटिवेट करना है, और ये बताना है कि ये भी एक व्याधि है बाकी व्याधियों की तरह, और इससे भी हम पार पा लेंगे। थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि इसमें हमें एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ता है, और हम फिजिकली जो है जाकर माथे पे हाथ रखकर, हाथ को दबाकर अपनी एश्योरेंस नहीं दे सकते, लेकिन हम अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपनी केयर से और सब तरीके से हम रोगी को भी और जो रोगी नहीं है उसमें भी पॉजिटिविटी भरने का, काउंसलिंग करने का कार्य हमेशा करते रहे, तो सत्व को विजय करना इस व्याधि में बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि कुछ पेशेंट्स जो है कोरोना से उनकी डेथ नहीं होती, उन्हें पता चलता है कि कोरोना हो गया और उससे हार्ट अटैक होकर डेथ हो जाती है कि अब मैं नहीं बचूंगा। तो ये वाली जो एक फीलिंग है, इसको परस्पर आपस में भी बात करके इसको हटाते रहना चाहिए। जिसके भी मन में कोई विषाद की उत्पत्ति हो रही हो, तो एक दूसरे से बात करके उस विषाद को दूर करना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल हेल्प भी ली जा सकती है। आपके मंच के इसके माध्यम से मैं आप सब लोगों को ये जो है वो दे रही हूँ कि किसी को भी अगर ऐसा कभी लगता है तो वो कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर इस पे शेयर भी होगा, विकास जी के पास भी है। तो मैं सहर्ष वो सारे प्रश्नों का उत्तर भी दूंगी, और जहां पर काउंसलिंग की जरूरत होगी वहां पर भी जरूर मैं उसमें जो कर पाऊंगी कृष्ण जी की कृपा से करने का प्रयास करूंगी। और फिर है दैव्यपाश्रय, जो बहुत महत्वपूर्ण है। चरक संहिता में क्लियरली विषम ज्वर के परिप्रेक्ष्य में लिखा हुआ है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जिस भी हम सब जब सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित ही रहें, ऐसी प्रार्थना के साथ में प्रतिदिन मेरा निवेदन है कि घर में सभी सदस्य मिलकर, चाहे एक कमरे में बैठे हों या अलग अलग कमरे में बैठे हों, सभी सदस्य मिलकर एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, क्योंकि उसको करने में 12 मिनट से लेके हम जितना आनंद लेके करना चाहे 1 घंटे में हो जाता है। तो समय जैसा जैसा हो उसके अनुसार पूरी श्रद्धा और विश्वास से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ घर में सदैव प्रतिदिन किया जाए। और यदि कोई रोगी हो गया है तो उस रोगी के कानों में भी वो जरूर डाला जाए। तो इन 3 प्रकार की चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी चिकित्सा इस समय जो प्रोटोकॉल बना हुआ है उसको जब फॉलो किया जाता है तो सामान्यतः जो रोगी है वो उचित हो जाता है। आत्म संयम की, आत्म नियंत्रण की, और उसके साथ साथ प्रभु पर अटूट विश्वास की बहुत आवश्यकता इस व्याधि में है और प्रत्येक व्याधि में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। अब कोई भी प्रश्न हो तो आपका स्वागत है। निशी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें समय दिया और एक संक्षिप्त आग्रह पर आप यहाँ पर आए और अपना आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा की। श्रीमान अजय जी और श्रीमान विवेक जी हैं, कुछ टिप्पणी या कुछ कहना चाहते हैं? उसके पश्चात में प्रश्नोत्तर का सेशन रहेगा। हमारे कोई प्रश्न या जिज्ञासाएं हो तो हम कर सकते हैं। श्रीमान मुझे अजय लगता जी। है थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि बीच में रोकना नहीं चाहिए, इनके फ्लो को बने रहने देना चाहिए। किसी के को तो पहले इनका विषय पूरा होने देना चाहिए अपने को। जी वैसे ठीक है। तो हमारे जो भी जिज्ञासाएं या प्रश्न हैं
कोरोना से संबंधित या अपने स्वास्थ्य से संबंधित, तो साधुवाद अपने रेज हैंड करेंगे। आप सभी से आग्रह है, अपने आप को म्यूट ही रखें और रेज हैंड करें। मैं नाम आपके बुलाऊंगा तो अपना एक एक करके हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऐसे अगर हम रेज हैंड करेंगे तो आसानी रहेगी और कुछ प्रश्नों को हम ले पाएंगे। मोनिका जी कुछ पूछना चाहती हैं, उन्होंने रेज हैंड किया है। ठीक। अपने आप को अनम्यूट करें मैम, पूछें। निशि जी नमस्कार। परिचय भी नमस्कार। देंगे तो उनका परिचय भी हो जाएगा। नमस्कार मैडम। मैं मोनिकापुरी सेठी इंद्रप्रस्थ धन केंद्र की केंद्रीय इकाई में काम करती हूँ। जी 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 मैम, मुझे आपसे बहन जी ये पूछना है कि काफी लोगों को कोरोना के लक्षण है मगर उनकी रिपोर्ट्स में पॉजिटिविटी नहीं आ रही है जी और जी उनके घरों में यही परेशानी है कि उनको क्वारंटाइन किया जाए, कैसे उनका सारा स्ट्रक्चर बनाया जाए, उसके लिए आप हमें क्या बता सकते हैं जरा जी, इसके ऊपर? क्योंकि आज काफी लोगों के इसी के लिए फोन आ रहे हैं कि रिपोर्ट्स तो नेगेटिव आ रही हैं मगर लक्षण सारे वही हैं उनके। जी 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 देखिए, मैंने अपने अभी जब मैं बता रही थी तब भी मैं आपको यही बता रही थी, क्योंकि इसीलिए मैंने बताया कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है और एक साइकिल है। ये मशीन में जाता है और जितनी साइकिल में वो रिजल्ट आता है उतनी ही हमें सीटी वैल्यू वो बताता है। अब कई बार क्या होता है कि जब टेस्ट करवाया गया, वो लक्षण आने के कितने दिनों बाद कराया गया, हो सकता है उस समय जब वो साइकिल घूमी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो उसको कैच नहीं कर पाया, एक इशू ये आ सकता है। ठीक है। अब दूसरी बात ये होती है कि सिम्टम अगर हैं, इवन मैं कह रही हूँ कि सिर्फ सिंपल जो अभी सीजनल चेंज वाला भी वायरल बुखार है किसी को, मान लीजिए, आपको पहला सिम्टम आते ही सबसे पहले उस पर्सन को आइसोलेट कर देना है। यानी वो बिल्कुल भी घर में किसी से और से ना मिले, एक कमरे में बंद रहे, उसको कमरे में ही सारा सामान पकड़ा दिया जाए। जब वो बाहर आता है, अगर सेपरेट वॉशरूम और सेपरेट वाला रूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जब वो वॉशरूम को यूज करे उस समय बहुत सारा पानी वहां गिराए और पूरा अच्छे से सीट को सैनिटाइज करे और उसके बाद वो लिड को कवर करने के बाद फ्लश का बटन दबाए और ये सारी चीजें करने के बाद बाहर आकर साबुन से हाथ धोए। और जब भी दूसरे आदमी को वॉशरूम यूज करना है तो वो पहले सारे जो नॉब्स हैं, इवन जो दरवाजे को जिससे खोलता है वो नॉब है, सबको सैनिटाइज करने के बाद ही उसको हाथ लगाए। पहले सिम्टम पे अगर उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता है तो जिनका नेगेटिव आ रहा है लेकिन सिम्टम आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वायरल लोड बहुत ज्यादा नहीं है। उनको हम अगर आइसोलेट करके, और ये जो मैंने आपको बताया है इसी तरीके से स्टीम दीजिए, 2 बार वो स्टीम जरूर ले लें, आंवला जरूर ले लें, जिंक की प्रिपरेशन जरूर शुरू कर लें, विटामिन डी का ख्याल रखें। एक तो ल्यूक वार्म जो मिल्क होता है, हमारे यहाँ गो दुग्ध का बड़ा महत्व बताया गया है, तो ल्यूक वार्म जो दुग्ध है, दुग्ध में बहुत ज्यादा जिंक होता है, तो क्या कर सकते हैं, 1/4 कप, हम सब लोग भी 1/4 कप करके जो है ल्यूक वार्म मिल्क को अगर बार बार लेते रहते हैं तो वो जिंक की काफी हद तक आपूर्ति भी करता है, कैल्शियम को भी ठीक करता है और इससे हमारी समस्या हल हो जाती है। परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पहला सिम्टम आते ही आइसोलेट कर दीजिए और 2 टाइम स्टीम, 3 बार गार्गल्स और ये सब जो अच्छी एक डाइट, सुपाच्य भोजन जिसमें प्रोटीन भी हो, ऐसा भोजन लेते रहने से, और सबसे अच्छा ये है दैव व्यापाश्रय चिकित्सा को जरूर फॉलो करना है। आप देखेंगे कि जो रिजल्ट है वो कम से कम 80% बेटर आते हैं। ये मेरा अपना अनुभव। जी मैम। मैम डॉक्टर भारती अग्रवाल जी हैं, जी अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न करें। डॉक्टर भारती जी। अग्रवाल जी। मेरे बहन का बेटा है, उसको कोरोना पॉजिटिव आया है, पर उसे ना तो फीवर है ना उसको ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम है, बस उसको एब्डोमेन में पेन है। जी तो क्या करना चाहिए? मतलब हॉस्पिटल में भी दिखाया तो उन्होंने ड्रिप चढ़ाया, उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया, तो दोबारा टेस्ट कराया तब भी पॉजिटिव निकला। पर दिक्कत ये है कि उसको कोई सिम्टम नहीं है जो कि आपने अभी बताए, पर उसको एब्डोमेन में पेन है। जी जी जी। अब कितनी आयु कितनी है उनकी? उसकी 14 साल है। 14 साल है। हाँ, तो मैं आपको कह रही हूँ ना, ये विषम है, इसका कोई भी लक्षण पर्टिकुलर नहीं है कि इसी लक्षण, यही लक्षण होगा तभी हम उसको डायग्नोज करेंगे। कोई भी लक्षण आ सकता है। अगर उनके अभी भी पेट में दर्द बना हुआ है क्या? हाँ, अभी भी पेट में दर्द है। हाँ ठीक है, तो एक तो भोजन बिल्कुल सुपाच्य और हल्का कर दीजिए। भोजन के अंदर
लहसुन का प्रयोग कीजिए और हींग का भी प्रयोग कीजिए, ठीक है। और हींग को सूंघ भी सकते हैं, इनहेल करने के लिए भी हींग दे दीजिए उनको, ठीक है। और जो भोजन बन रहा है वो काफी हल्का भोजन होना चाहिए, उनको आइसोलेट कर दीजिए। पानी उनको बार बार देना है, लेकिन पानी उनका बॉयल कीजिए। पानी जब बॉयल करेंगे, 1 लीटर पानी जब बॉयल करोगे तो उसके अंदर 1 बड़ा चम्मच सौंठ डाल लीजिएगा। सौंठ डालकर पानी उबालिए और वही वार्म वाटर वो पूरा दिन पिए, तो वो 1-2 दिन में ही उनका जो पेन एब्डोमेन है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आइसोलेशन आप पूरा 14 दिन का आप उनका करके रखेंगे। जी मैम, थैंक यू मैम। डॉक्टर जाहिदुल दीवान जी हैं, संक्षिप्त में अपना प्रश्न करें। जी जी नमस्कार मैम। जी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें और इस समय में। मैम मेरा 2 प्रश्न था। एक तो खान पान से जुड़ा हुआ है कि जो खाने में, जो जैसे आपने कहा कि सूप अच्छे भोजन हमें करना चाहिए, तो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल युक्त जो खाना है, जैसे कि खाने में जैसे अक्सर हम घी का इस्तेमाल करते हैं, ये आमतौर पे हमारे घरों में होता है। फिर शुगर का प्रयोग कीजिए। जी शुगर हम लोग मतलब जैसे हम युवा लोग हैं तो हम अगर नॉर्मल है और कोई उस तरह की कोई सिम्टम्स नहीं है तो चीनी वगैरह चाय वगैरह के साथ हम लोग लेते रहते। तो इन सब को क्या ध्यान में रखना है, इनका इस्तेमाल अभी वर्जित करना है। और दूसरी बात ये है कि मैम जैसे आपने कहा कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं भी है तब भी आपको जो स्टीम है वो दिन में कम से कम 2 बार लेना चाहिए। तो स्टीम के जैसे डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि स्टीम ले तो कितना समय ले, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट? नहीं, ओनली 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। जी ठीक है, ठीक है। डॉक्टर राकेश पांडे जी कुछ पूछना चाह रहे थे। जी राकेश, सर, जी सर। अपने आप को अनम्यूट करें सर, राकेश पांडे जी। सर आवाज आ रही है राकेश जी? ठीक है, डॉक्टर राजेश भारद्वाज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सर। हाँ नमस्कार निशि जी। नमस्कार। हाँ बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। मैं एक जानकारी थोड़ी सी सुनने में मिस कर गया कि जब स्टीम लेते हैं तो आपने कहा कि ये चीज डाल करके स्टीम ले, वो क्या बताया था वो मुझे ध्यान से कर जी अच्छा, लौंग डाल लीजिए, लौंग डालिए, पुदीना डाल लीजिए, पुदीना। जी जी। और अगर पुदीना भी घर में अवेलेबल ना हो तो पुदीन हरा डाल लीजिए 2 बूंदे, उससे भी चलेगा। जी जी, शुक्रिया, धन्यवाद। यूकेलिप्टस का पेड़ अगर घर के बाहर है तो उसका 2 पत्ते तोड़ के घर में रख लीजिए और उसी को क्रश करके डाल लीजिए, तो वो भी मिंट का काम करेगा। जी धन्यवाद। ठीक है, मूलचंद जी हैं, मूलचंद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सर। नमस्ते मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम अभी कई सारे मैसेजेस चल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो प्रोन पोस्चर में लेटना, इससे कितना लाभ होता है? और दूसरा जो मतलब रेमडेसिविर और फेविफ्लू जो टैबलेट है वो मतलब बहुत कम हो गए, इंजेक्शन भी नहीं मिल रहे हैं मार्केट में, तो इसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है आयुर्वेद में? तो इसके बारे में थोड़ा एक बार बताइए। हाँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि सबसे पहले जो प्रोन पोजीशन में यानी पेट के बल उल्टा लेटकर रेस्पिरेशन डीप ब्रीथ करने में जो है वो ऑक्सीजन हमें ज्यादा प्राप्त होती है। पहली चीज हमें ये देखनी चाहिए कि जिस रूम में वो पेशेंट है, जिस जगह पे वो पेशेंट है, वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वेंटिलेशन नहीं हो, खिड़कियां खुली हुई होनी चाहिए ताकि वो वेंटिलेटेड रहे रूम। अब जो उल्टा लेट के हमें जो है ऑक्सीजन लेनी है वो भी हम ले सकते हैं। और भुजंग आसन की जो स्थिति है, भुजंग आसन में हम अपने पेट के बल लेटते हैं और हम अपने अपना बैक से अपने इसको ऊपर ले लेते हैं। जिस समय हम ऊपर जाते हैं उस समय हम इनहेल करते हैं पूरा सांस, और वापस आते हुए हम धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए लेट जाते हैं। इस तरह से फिर दोबारा से हम इनहेल करते हैं पूरा और अपना एब्डोमेन से अपने ऊपर के हिस्से को ऊपर करते हैं भुजंग आसन की मुद्रा में। और इस तरह से करने से भी जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं, और डीप ब्रीदिंग करने से भी ऑक्सीजन लेवल्स इम्प्रूव होते हैं। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि कपूर और लौंग की
जो है पोटली बना लीजिए, गीला करके रख दीजिए, उसको सूंघने से भी वो होता है। रेमडेसिविर और फेबफ्लू, अभी तक कोई भी ऐसी मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी ड्रग नहीं है हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक जो श्योर शॉट ये बताती हो कि फेबफ्लू से ठीक हो जाएगा, रेमडेसिविर से ठीक हो जाएगा। रेमडेसिविर उन कुछ पेशेंट्स के लिए है जिसमें ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, 70 पे आ गया है, नीचे जा रहा है। रेमडेसिविर वहां थोड़ा सा क्योंकि वो एंटीवायरल है, वो काम करती है। ऐसे ही फेबफ्लू भी काम करती है, लेकिन ये इन सब चीजों की जरूरत, बिल्कुल क्लियर बात है कि सिर्फ 10% पेशेंट को इसकी जरूरत है, बाकियों में वो पैनिक क्रिएट हो रहा है। पैनिक क्रिएट करने की कहीं से कहीं तक बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, एक तो जो अभ्रक भस्म है, ठीक है, ये मार्केट में मिलती है, अभ्रक भस्म है, नागार्जुना अभ्र के नाम से आपको एक औषधि मार्केट में मिलती है, उसकी 2-2 टैबलेट्स दिन में 2 बार ली जा सकती हैं। अभ्रक जो है वो हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा श्वास कुठार रस, अगर आप मार्केट में जाते हैं, श्वास कुठार रस आपको मिल जाएगा, बड़े आराम से मिलता है, उसकी भी 2-2 गोलियां दिन में 2 बार ली जा सकती हैं। और प्राणायाम को कंटिन्यू किया जा सकता है, इससे ऑक्सीजन में ज्यादातर जो है वो कमी नहीं आती है। बार बार हम जो है वो इसके फ्यूम्स ले सकते हैं, कपूर के फ्यूम्स ले सकते हैं, लौंग के फ्यूम्स ले सकते हैं सर, इन सब की जरूरत इतनी नहीं पड़ती है। इसलिए इस बात के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये मार्केट में उपलब्ध नहीं है। ये जब नहीं थी हम तब भी ठीक होते थे, ये नहीं होंगी हम तब भी ठीक होंगे, क्योंकि हम वैदिक संस्कृति के लोग हैं और वेद शाश्वत है। जी जी मैम, मेरा भी एक प्रश्न है। जैसे घर में हमारे गिलोय रहती है और जैसे हम नीम की कच्ची पत्तियां हम चबाते हैं तो वो लाभदायक रहती हैं पेट के लिए, वैसे गिलोय की कच्ची पत्तियों को हम चबा सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं सर, इसमें जो हर एक जो हर्ब होती है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो यूजफुल होता है ना। तो जो गिलोय है उसका कांड यूजफुल है, पत्तियां नहीं, जिसके ऊपर वो डंडी है, जो वो बेल का कांड है ना, वो यूजफुल होता है। तो हर एक जो औषधि होती है उसका एक विशिष्ट हिस्सा होता है, एक विशिष्ट अंग होता है जो कि उपयोगी होता है, क्योंकि उसका उपयोगी अंश उसी पार्ट में पाया जाता है। तो आपके घर में अगर गिलोय है तो बहुत अच्छी बात है, उसका आप 5 इंच छोटा टुकड़ा जो है वो लीजिए और उसको बॉईल कीजिए और उसका काढ़ा पीजिए सुबह और शाम। थैंक यू मैम। मुझे लगता है